नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब साड़ियों के शोरूम की मालकिन को उसी की बहुओं ने एक एक साड़ी के लिए तरसा दिया, तो बूढ़ी सास ने मजबूरी में आकर किया कुछ ऐसा कि बेटे और बहू के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आज अपनी कुर्सी पर बैठी हुई ललिता जी खुले आसमान की ओर देखे जा रही थीं और सोच रही थीं कि अब उनके जीवन में कितना सुकून है, कितनी शांति है, कितना सम्मान, कितनी इज्जत है उनकी। लेकिन अगर उन्होंने अपने भाई को कभी अपने बेटों की करतूत ना बताई होती, तो वे तो जीवन भर ही अपने बेटे और बहू के पैरों तले रौंदी जातीं और हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिलकर रह जातीं और अपना अस्तित्व कहीं खो देतीं। लेकिन जब एक माँ अपनी औलाद को सबक सिखाने का ठान लेती है, तो वह कुछ भी कर सकती है। और इस बात में उनका साथ दिया उनके भाई ने, जिसने उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया, जिसने उन्हें बताया कि उनकी असली जगह कहाँ है, इस बात का एहसास करवाया कि वे इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि इस घर की महारानी हैं और इस घर पर केवल उनकी हुकूमत चलेगी, उनकी बहुओं का राज नहीं। राघव, बेटा मेरा नया चश्मा बनवा दे, मुझे आजकल इसमें से कुछ भी साफ नहीं दिखता है। मैं भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ। ललिता जी ने अपने बेटे को कहा, जो लगभग घर से दुकान पर निकलने को तैयार हो रहा था। ओहो माँ, आपको कितनी बार कहा है, जब भी घर से निकलूं तो पीछे से आवाज मत दिया करो, पर आप भी ना अपनी आदत से मजबूर हो। और यही काम अगर रात को बोल देती तो सुबह ये टोका टोकी तो नहीं होती। पर बेटा, मैं तो तुझे पिछले एक सप्ताह भर से बोल रही हूँ। फिर दुकान के पास में ही तो चश्मे वाला है, तुझे ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। ललिता जी ने कहा, हाँ हाँ पता है, ज्यादा सलाह मत दो। सुबह सुबह मैं हूँ जो जल्दी उठकर दुकान पर जाकर दुकान खोलता हूँ। बाकी दोनों छोटे छोटे भाई तो दोपहर तक सोते ही रहते हैं, फिर बाद में आराम से आते हैं। फिर मैं ही क्यों करूँ ये काम, आप बताओ। अरे, कभी अपने उन दोनों छोटे छोटे लाडले बेटों से भी किसी काम के लिए कह लिया करो, या बस मुझ पर ही तुम्हारे सारे हुक्म चलते हैं। अरे, मैं ही क्यों सारे काम करूं, कुछ काम उन दोनों से भी करवा लिया करो। जब देखो तब हर एक काम के लिए तुम्हें मैं ही नजर आता हूँ। कभी यह कर दे, कभी वह कर दे, कभी मेरा चश्मा टूट गया है तो कभी मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अरे, हर काम के लिए आपको बस मैं ही याद आता हूँ क्या, या इस घर में इकलौता मैं ही हूँ? और भी आपके दो दो बेटे हैं, पर आपको तो जैसे बस मैं ही खाली दिखाई देता हूँ। जब देखो तब हर एक काम के लिए मुझे ही कहती रहती हो। अरे, कभी उन पर भी थोड़ा दबाव डाल दिया करो, कभी उन्हें भी कह दिया करो कि मेरे कुछ काम कर दो बेटा। पर नहीं, आप क्यों कहेंगी, जब आपके सब काम मैं कर ही देता हूँ, तो किसी और से कहने की क्या ही ज़रूरत पड़ी आपको। यह नहीं सोचती कि अकेला सुबह उठकर दुकान पर भी जाऊं, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां भी देखो, उसके बाद भी हर एक काम के लिए बस मुझे ही बताती रहेंगी। जब टाइम मिलेगा तब बनवा दूंगा आपका चश्मा, अब दोबारा मुझे मत टोकना। इतना कहा और बस गुस्से में राघव दंदनाता हुआ वहां से चला गया। और इधर बेचारी ललिता जी अवाक रह गईं और अपने बेटे को देखती ही रह गईं। आज जरा सी बात पर उनके बेटे ने उन्हें इतनी सारी बातें सुना दी। अरे, उन्होंने तो चश्मे के लिए बस इसलिए कहा था क्योंकि चश्मा
उनकी एक बेसिक सी ज़रूरत थी जिसके बिना वे कोई काम नहीं कर पा रही थीं। नज़र वाला तो कोई काम नहीं कर सकती थीं क्योंकि उन्हें ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे में चश्मा बनवाने के लिए कहना उनकी ज़रूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी भी थी। और फिर ऐसे में जब अब उनके पति ना रहे तो वे अपने बेटे के अलावा और किसे कहेंगी अपनी ज़रूरत के बारे में। मन ही मन यह सब सोचे जा रही थीं और परेशान हो रही थीं कि ज़रा सी बात के लिए इतनी बातें सुनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी बात पर इसका दिमाग पहले से ही खराब हो रखा हो। ललिता जी खुद को समझा ही रही थीं कि इतने में ही राघव की पत्नी रजनी बोली, सही तो कह रहे हैं, ये आखिर सारे काम ये ही क्यों करें? छोटा काम हो या बड़ा काम, इनकी ही भागा दौड़ी होती है। सुबह सबसे पहले उठते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, तब ये दुकान पर जाते हैं। फिर भी किसी को उनका कोई काम दिखाई नहीं देता, ना ही कोई भलाई मिलती है उन्हें। ललिता जी ने अपनी बात कही, बहू, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ और तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही भी है, लेकिन मैंने चश्मे के लिए तो तीनों से ही कह रखा है। लेकिन जब किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे बार बार अपनी बात को दोहराना ही पड़ता, क्योंकि चश्मा के बिना मैं ठीक से देख नहीं पाती हूँ और फिर कोई ना कोई काम बिगड़ जाता है। इसलिए चश्मा तो मुझे चाहिए ही था और मैं अगर इसे ना कहती तो भला किसे कहती अपनी ज़रूरत के बारे में बताने के लिए, और कहाँ जाऊँ मैं। ललिता जी ने इतना कहा ही था कि उनकी बड़ी बहू रजनी उन पर बरस पड़ी और बोली, हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मानती हूँ चश्मा बनवाना आपकी ज़रूरत है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि सुबह शाम आते जाते वक्त आप इन्हें पकड़कर बिठा लो। अरे, इंसान सुबह सुबह किसी काम से निकल रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसे जाते वक्त ही टोक दो। आप भी ना बस हर वक्त एक चीज़ के पीछे पड़ जाती हैं। अरे, बनवा देंगे चश्मा, कौन सी आफत आ रही है, या आप कहीं भागी जा रही हैं। हर वक्त बिना बात किसी न किसी चीज़ के लिए बस चिक चिक करते रहना आपकी भी आदत पड़ गई है। हर वक्त सबके लिए इतना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी को नहीं समझ आता है। हमेशा की तरह सब सुनकर चुप रहने की बारी ललिता जी की ही थी। जब अपना बेटा ही हर बात का उल्टा जवाब दे, ताने दे, तो फिर बहू से कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। बेचारी क्या करती, चुप रह गईं। तभी शोरगुल सुनकर मझला बेटा राकेश आता है। क्यों माँ, सुबह सुबह घर में तुमने क्यों हल्ला मचा रखा है? रात को सबसे आखिर में दुकान बंद करके मैं आता हूँ और मुझे कोई अपनी नींद भी पूरी नहीं करने देता है। रात तक दुकान में खट्टे रहो और घर आकर भी बस चिक चिक सुनो। घर नहीं, जैसे चिड़िया घर है, जब देखो तब शोर मचाती रहती हो। इस घर में एक मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं आती है। राकेश की बात पूरी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी रोहिणी बीच में ही बोल पड़ती है, इस घर में किसी को मतलब नहीं है। अरे, एक यही तो हैं जो रोज रात को देर तक दुकान पर रहकर ग्राहकी संभालते हैं और इन्हें ही सोने नहीं दिया जाता है। माँ जी, आपका चश्मा नहीं हुआ कोई चुनावी मुद्दा हो गया जिस पर रोज हल्ला मच जाता है। अपने छोटे बेटे से कहिए, जो देर तक सोया पड़ा रहता है और रात को भी सबसे पहले दुकान का काम छोड़कर भाग आता है। जो करता है वो ही मरता है। रोहिणी ये कहकर कमरे में चली जाती है और ललिता जी भौचक्की सी खड़ी रहती हैं। एक चश्मे के लिए बेटे बहू इतना सुना देंगे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अपनी ममता का ये हश्र देखकर वो आज इतनी दुखी हो रही थीं। आखिर
उन्होंने अपने बेटों के लालन पालन में क्या कमी कर दी थी जो उन्हें आज ये सब सुनना पड़ रहा था। जब तक वे छोटे थे तब सारा काम माँ किया करती थी, और आज माँ का जरा सा काम उनसे नहीं हो रहा है, या वो इस काम को टालना चाह रहे हैं। तीनों एक दूसरे पर काम थोप कर खुद मुक्त होना चाह रहे थे। वो ये सब सोच ही रही थीं कि सबसे छोटा बेटा महेश भी उठकर आ जाता है। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि रोज रोज घर में तमाशा मत किया करो। अब देखो ना, आपने भैया, बीच वाले भैया और मुझे भी परेशान कर रखा है। ये दोनों तो सिर्फ सुबह दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। कंप्यूटर पर सारा हिसाब किताब तो मैं ही करता हूँ। रात तक लगा रहता हूँ, मेरा दिमाग थक जाता है, और आपको इस चश्मे की पड़ी है। इतना कहकर वो हाथ से छीनकर चश्मा फेंक देता है। ललिता जी को जैसे विश्वास ही न हुआ कि उनका बेटा इस तरीके से उनका चश्मा फेंक सकता है। उसकी इस हरकत से ललिता जी बहुत परेशान हो जाती हैं। अब तो बढ़ते दिनों के साथ ललिता जी के तीनों बेटे उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आखिर एक माँ को ये सब दिखाने से पहले भगवान अपने पास क्यों बुला नहीं लेता। तभी उनकी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर और भी तेज रोने लगती हैं। आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गए? मुझ विधवा को भरे जमाने में अकेला क्यों छोड़ गए? अब ललिता जी बस अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने हालात पर रोए ही जा रही थीं। रोते रोते उनकी आंख लग गई। तभी सबसे छोटी बहू दीपा आती है। ये लो, ये तो महारानी सोई पड़ी है, अब रसोई कौन बनाएगा? सबको भूख लग रही है, इन्हें तो कोई काम है नहीं, पर हमें तो अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना सब सुनकर ललिता जी की नींद खुली और वो उठकर रसोई में चली गईं। तीनों बेटे उनके पति की दुकान संभालते हैं और तीनों बहुएं घर पर बच्चों को देखती हैं, और उन्हें इस उम्र में भी रसोई देखनी होती है। इतने सारे लोगों का खाना बनाना होता है कि तभी बड़ी बहू रसोई में आती है। अरे, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सुबह का सारा समय तो आपने नौटंकी करने में गंवा दिया। अब सबके खाने का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद ये लोग भी दुकान से आते ही होंगे। ललिता जी ने खाना बना दिया। सब लोग आकर खाना खाकर चले गए। उन्हें भी भूख लग रही थी, पर उन्हें सबसे आखिरी में खाना मिलता था। वो भी पूरा मिल जाए तो गनीमत है। दोपहर को वो पड़ोस के घर में भजन के लिए जा रही थीं, पर उनके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि कोई अच्छी सी साड़ी हो तो निकाल दे, 10 लोगों के बीच में जाना है, घर की नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे। तब बहू ने कहा, अरे, तो मत जाओ, कौन कहता है कि इधर उधर जाओ? वैसे भी अभी बहुत सारी सब्जियां साफ करनी हैं, वो कौन करेगा? मुझे तो बच्चों को स्कूल से लाना है और फिर उनको पढ़ाना भी है। साड़ी मेरे पास तो कोई नहीं है, अपने बेटों से मांगो, मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ। ललिता जी मन महसूस कर रह गईं। उनकी जिंदगी नरक से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बेटे बहू की सुनो, फिर दिन भर घर के कामों में लगे रहो। उनकी स्थिति भी किसी नौकरानी से भी बदतर बना रखी थी उनके बहू और बेटों ने। जब घर में बेटों ने जन्म लिया तो वे सोचा करती थीं कि मेरे 3 बेटे हैं, आखिर मुझे किस चीज़ की कमी होगी, बुढ़ापा आसानी से कटेगा। लेकिन वो गलत थीं। उन्होंने ही अपने तीनों बेटों को
बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उनकी गलती पर भी उन्हें कभी नहीं डांटा, जिससे वो बदतमीज हो गए थे। उनकी हर इच्छा पूरी की, हमेशा उन्हें उनके मन की करने दी, जिस कारण वो आज अपनी विधवा माँ की जरा भी कदर नहीं करते थे। ललिता जी जब तक सुहागन थीं, उनकी घर में बड़ी चलती थी। पति रूपचंद जी की बड़ी सी कपड़ों की दुकान थी। उसमें तरह तरह की साड़ियाँ मिलती थीं। दुकान का काम काफ़ी बढ़ चुका था। कभी जब रूपचंद जी ने वो दुकान शुरू की थी, तो उसमें कुछ ही साड़ियों से वे दुकान खोली थी। धीरे धीरे रूपचंद जी की कड़ी मेहनत और कठिन तपस्या का ही कारण था कि आज उनकी दुकान का नाम इतना बढ़ चुका था कि पूरे शहर में उनका नाम था। और इसलिए बेटे पढ़ाई पूरी करके घर की दुकान में ही एक एक करके जुड़ते रहे। धीरे धीरे उनकी दुकान पहले 1 मंजिल, फिर 2 मंजिल और आज उनकी दुकान 3 मंजिल तक बन चुकी थी। उनकी 3 मंजिला दुकान का बहुत नाम था और वहाँ पर मिलने वाली साड़ियाँ भी हर जगह जाती थीं। ये बात अलग है कि जिसके पति ने वो दुकान खोली थी, उन्हीं की पत्नी को आज एक एक साड़ी के लिए तरसना पड़ रहा था। पति रूपचंद जी की मौत के बाद तीनों बेटे उसी में जम गए थे और अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे कि एक दिन घर की घंटी बजी। रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का कार्ड आया था। बहू बोली, सुनो जी, चाचा जी के बेटे की शादी है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। और हाँ, मैं भी चलूंगी। सबने आपसी सहमति की। अब तो सब जाने को राजी हो गए, पर हम सब चले जाएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा? दुकान पर रघु को रख देंगे। वैसे भी रघु हमारा नौकर सब संभाल लेगा और घर पर आपकी मम्मी रह लेंगी। अब ये तो विधवा हैं, भला शुभ काम में जाकर ये क्या करेंगी? बहुओं ने फटाक से कहा और फिर सभी इंतजाम करके तीनों बेटे बहू बच्चों समेत इस पारिवारिक शादी में चले गए। ललिता जी का भी बड़ा मन था, आखिर वो भी जाती तो अपने ससुराल वालों से मिल लेती। शादी के बहाने ही सही, एक दूसरे से मिलना हो जाता। तीनों बेटे बहू के जाने के बाद अचानक से एक दिन ललिता जी का भाई घर पर आया। तो ललिता जी से जब उन्होंने उनका हाल चाल पूछा, तो ललिता जी ने अपने भाई को अपने पति के देहांत के हो जाने के बाद की सारी घटना उन्होंने अपने भाई को बता दी और उन्होंने अपने भाई को अपनी आप बीती सुनाई। तब ललिता जी के भाई ने बड़ा दुख जताते हुए कहा, ललिता जी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही है। कैसे बेटे हैं आपके कि अपनी ही माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सकते? घर की साड़ियों की दुकान है और माँ को एक साड़ी तक लाकर नहीं दे सकते? अरे, आपने मुझे पहले से कभी क्यों कुछ नहीं बताया? जीजा जी के जाने के बाद ये कुछ ही महीनों में आपका क्या हाल हो गया है? वैसे दुकान तो जीजा जी के नाम पर थी ना, तो उनके जाने के बाद ये दुकान तो आपकी होगी। तो आपके बेटों ने उनको उनकी मनमर्जी क्यों करने दे रही हो? तब ललिता जी ने अपने भाई से कहा कि भैया, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है और ना ही मैंने इतना सोचा है। मुझे कुछ पता भी नहीं है। घर के कागजात और दुकान के कागजात तो घर पर ही रखे हैं, पर मैंने तो कभी खोलकर भी नहीं देखे कि आखिर क्या लिखा है उन कागजातों में। मैं तो कुछ जानती ही नहीं। मेरे मन में तो बस यही बैठा था कि इनके जाने के बाद
ये घर और दुकान तो बेटों की हो जाएगी, क्योंकि बेटे ही तो वारिस होते हैं। मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। अच्छा जीजी, एक बार आप ऐसा करो कि आप मुझे घर के और दुकान के कागजात दिखा दो। दिखा सकती हैं क्या? ललिता जी के भाई ने जब उनसे कहा, तो ललिता जी ने अपने पुराने बक्से से कुछ फाइलें निकाल कर भाई को दिखा दीं, जो उन्होंने कभी खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा। उन कागजों को देखते ही ललिता जी के भाई उनसे बोले, अरे मेरी भोली जीजी, महीनों से बेटे बहुओं के ताने सुन रही हो, खुद की हालत कितनी बुरी बना रखी है। इन कागजों में साफ लिखा है जीजी कि जीजा जी के जाने के बाद ये घर और बड़ी सी दुकान आपके नाम पर है। आप चाहो तो अपने बेटा बहुओं को घर से भी निकाल सकती हो और दुकान की सारी कमाई भी आपके हिस्से में ही आएगी। आपके जीते जी इन दोनों पर आपके बेटों का हक नहीं है। वे बेटे अपना हक नहीं जता सकते। ये सुनते ही ललिता जी का चेहरा खिल गया और उनमें नई जान आ गई। उनके भाई ने उन्हें कुछ बातें समझाईं और वो चले गए। ललिता जी अब अपने बच्चों के आने का इंतज़ार करने लगीं। 2 दिन बाद सब लोग परिवार सहित शादी से लौटकर आए, तो आते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कमरों पर ताले लगे हुए थे। आखिर ये ताले किसने और क्यों लगाए? सबके मन में बस यही सवाल था कि तभी ललिता जी अपने कमरे से बाहर आईं और बोलीं, तुम सब शादी से आ गए? कैसी रही शादी? वो तो सब ठीक रही, पर माँ, पहले ये बताओ कि हमारे कमरों में ये ताले किसने लगाए हैं? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? गुस्से में ललिता जी के बेटे बोले, तुम तीनों के कमरे में मैंने ताले लगाए हैं, क्योंकि अब तुम तीनों मेरे घर में नहीं रह सकते हो। अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और कहीं और घर ढूंढ लो। माँ, बुढ़ापे में सठिया गई हो क्या? ये क्या मजाक लगा रखा है? हमारा घर है और हमारे ही कमरों में ताला लगा रखा है। आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? राघव चिल्लाने लगा। तभी राकेश भी बोला, माँ को पागलखाने भर्ती करवाना पड़ेगा। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हैं। तभी छोटा वाला महेश भी बोला, माँ, सुबह सुबह आज फिर से तमाशा शुरू कर दिया तुमने। लाओ चलो, कमरों की चाबी दे दो, वरना मैं पुलिस को बुला कर ले आऊंगा। तभी ललिता जी चिल्लाकर बोली, हाँ बुलाओ पुलिस को, जल्दी फोन करो। तुम करते हो या मैं करूं पुलिस को फोन? जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी नालायक औलाद मुझे इस घर से निकालने के लिए कितनी आतुर है। लेकिन अगर एक बार पुलिस यहाँ आ गई तो यह समझ लो कि तुम तीनों में से कोई एक भी इस घर में आज तो क्या, अपने पूरे जीवन भर में भी इस घर में कदम नहीं रख पाएगा। और हाँ, जहाँ तक बात रही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने की, तो जिसकी तुम जैसी औलाद हो वह तो अपना मानसिक संतुलन वैसे भी नहीं बिगड़ने दे सकता, क्योंकि तुम जैसी औलाद से तो यह भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि अगर इंसान शारीरिक रूप से बीमार हो जाए तब भी तुम उसका ख्याल रख लोगे। तो ऐसे में मानसिक रूप से बीमार होने पर तो बेशक ही तुम जैसी औलाद अपने माँ बाप को जूती की नोक पर रख कर घर से निकाल फेंकेगी। अरे नालायको, तुम जैसे बदतमीज बेटे तो शायद ही किसी के होंगे जो अपने माँ बाप के इतना सब करने के बाद भी उन्हें इज्जत तक नहीं दे सकते। अरे नालायको, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा तैयार रही। जो मांगा तुम लोगों ने तुम्हें हर वक्त से पहले ला कर दिया, और तुम इतने नालायक हो
बेगैरतो, तुम तीनों चुप करो। जरा भी माँ से बात करने की तमीज नहीं है। अरे, सारी तमीज तो तुम पहले ही भूल चुके हो। तुम जैसी नालायक औलाद से और उम्मीद भी करना गलत है। पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ना तो मैं सठिया गई हूँ और ना ही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा है और ना ही मैं कोई तमाशा खड़ा कर रही हूँ। ये घर मेरे नाम पर है और मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहती हूँ। तुम तीनों के पिताजी के जाने के बाद ये घर और इस दुकान की मालकिन मैं हूँ और अब से मेरी मर्जी चलेगी। तुम लोग अपने रहने का और कहीं पर इंतज़ाम कर लो और दुकान पर मैंने नए बंदे रख लिए हैं। मुझे तुम्हारी अपनी दुकान पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये दुकान मेरे पति की थी और वो मेरे नाम पर करके गए हैं। माँ के मुंह से ये बातें सुनकर तीनों बेटे और बहुओं के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर माँ भी उनके साथ ऐसा कर सकती है। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अब एक एक करके सबकी आवाज़ बदल गई और राघव नरमाई से बोला, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने ही बच्चों को कोई घर से निकालता है क्या? पूत कपूत हो सकते हैं, पर माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। माँ, आपको हमारी किसी बात से दुख पहुँचा हो तो हमें माफ़ कर दें। इतनी बड़ी सज़ा मत दें। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? राकेश बोला। माँ तो बच्चों को माफ़ कर ही देती है। माँ, अब हमें साड़ियों का ही काम आता है। कोई दूसरा धंधा कैसे करेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो एक ही रात में सड़क पर आ जाएंगे। महेश बोला। तीनों बहुओं की भी अक्ल ठिकाने आ गई। रजनी, रोहिणी और दीपा भी उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती हैं उनसे। ललिता जी उनसे कहती हैं, तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं कर सकती। सज़ा दूंगी तभी तो तुम तीनों को सबक भी याद रहेगा। एक माँ का ये भी फर्ज है कि वो अपने भूले भटके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप को सज़ा देने का हक है ताकि उससे बच्चों को सबक मिल सके। तुम लोगों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। हो सकता है भविष्य में वो तुम सबके साथ भी ऐसे ही दुर्व्यवहार करें। इसीलिए तुम सबको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। पैसों की कीमत भी समझाना ज़रूरी है। तुम सबको पिता का जमा जमाया धंधा मिल गया तो तुमने कभी संघर्ष नहीं किया। अब कमरे पर लगे ताले 1 साल बाद ही खुलेंगे। तुम सब किराए के घर में रहोगे और काम करने दुकान पर आते रहोगे, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें सैलरी के रूप में मिलेगा और उसी में तुम्हें घर चलाना होगा। तीनों बच्चों को सजा देकर ललिता जी का अशांत मन शांत हुआ और वो आत्मसम्मान के साथ रहने लगीं। अब ललिता जी के बेटे उनकी दुकान पर काम तो किया करते थे, लेकिन एक मालिक की हैसियत से नहीं, बल्कि एक नौकर की हैसियत से। सुबह उठकर सबसे पहले दुकान खोलने का काम बड़े बेटे का ही था और रात को दुकान बंद करके जाने का मझले बेटे का काम था और कंप्यूटर का सारा काम उनका छोटा बेटा ही देखा करता था। लेकिन अब इन तीनों कामों को करने का एहसान वे अपनी माँ को नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि यदि वह उस काम को करने का एहसान अपनी माँ को दिखाते तो ललिता जी तुरंत ही उन्हें नौकरी से निकालकर किसी और को दुकान पर रख लेती। इसीलिए तीनों बेटे चुपचाप अपने अपने कामों में लगे रहते, जिसकी एक तारीख में
तनख्वाह उनके हाथ में दे दी जाती और ललिता जी दुकान पर मालकिन बनकर बैठी रहती और दुकान से प्रतिदिन की होने की कमाई का हिसाब किताब देखती और अपने पास सभी पैसे को सुरक्षित रखती ताकि उनकी औलाद को उनकी कीमत का अंदाज़ा रहे। जो औलाद उन्हें कल तक अपने घर की नौकरानी समझती थी, आज उनकी माँ को महारानी के रूप में देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता था। ललिता जी सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं और उनके बेटे अपने किए की सजा भुगत रहे थे। दोस्तों, माता पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार को तो भगवान भी माफ नहीं करता है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आज के व्यस्त दौर में उनके लिए समय नहीं निकाल सको तो कम से कम उन्हें कड़वे बोल बोल कर उनका दिल तो मत दुखाओ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।